दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है अटूट रिश्ता, जो कि पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फोन की बेल होते ही पंडित रामचरण जी ने फोन उठाया था। मन में धुकधुकी थी। इतनी रात में ना जाने किसने फोन किया है। राम सब कुशल करे। फोन के दूसरे सिरे से आ रही आवाज ने पंडित जी को संज्ञा शून्य कर दिया। हाथ से फोन का चोगा छूटकर गिर गया। धरती पर उनके गिरने की आवाज से पत्नी सावित्री देवी सोती से जाग गई। पति को धरती पर गिरा देख वह घबरा गई। हरी देख तो पंडित जी को क्या हुआ, पानी ला। घबराई आवाज में सावित्री ने सेवक को आवाज दी। पंडित जी के मुंह पर काफी देर तक पानी के छींटे डालने पर उन्होंने आंखें खोली। सब खत्म हो गया सावित्री, हमारा मोहन हमें छोड़कर चला गया। पंडित जी हाहाकार कर उठे। क्या, कैसे? सावित्री स्तब्ध इतना ही कह सकी। आंखों से आंसू बांध तोड़कर बह निकले। रात का अंधकार और गहरा गया। दोनों पति पत्नी धरती पर पड़े बिलखते रहे। सवेरा होते ही पंडित रामचरण के इकलौते पुत्र मोहन की अमेरिका में मृत्यु की खबर मोहल्ले में फैल गई। दुख बांटने पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में धीमी धीमी बातें कर रहे थे। बेटे ने अपने मन की शादी क्या कर ली? कैलाश जी ने कहा। ठीक कह रहे हैं। आज के ज़माने में शादी के लिए जाति और धर्म का बंधन मानना पुराने ख्यालात बन चुके हैं। श्याम जी ने हामी भरी। बेटे ने चिट्ठियाँ लिख लिख कर कितना समझाया था। हमारी भारतीय संस्कृति सभी जाति और धर्म का समान सम्मान देती है। हमने कोई पाप नहीं किया है। रामचरण जी ने अपने खोखले धर्म की आड़ में मोहन की एक नहीं सुनी। सुधीर जी ने दुखी स्वर में कहा। मोहन ने कितनी बार घर आने के लिए विनती की, पर पंडित जी ने इजाजत नहीं दी। विनोद बोले, ये बात बस कहने भर में अच्छी लगती है, पर जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। रामचरण जी हिंदू धर्म के इतने बड़े समर्थक और प्रचारक हैं। वह अपने घर में ईसा मसीह की पुजारिन को कैसे स्वीकार कर सकते थे? उनका पवित्र घर तो दूषित हो जाता। वयोवृद्ध दीनानाथ जी ने अपनी बात कही। ठीक कह रहे हैं। ये नए जमाने के लोग धर्म का महत्व क्या समझेंगे? चंद्रनाथ जी ने भी हामी भरी। हाय, मेरा लाल चला गया, वह कुलच्छनी उसे खा गई। सावित्री का हृदय विदारक रुदन सबको हिला गया। अब रोने से क्या लाभ? बेटा तो नहीं आएगा। काश पहले ही समझ लेते। उसकी मौत के लिए किसी को दोष देना तो गलत बात है। श्याम जी ने धीमे से कहा। पिछले 8 वर्षों से रामचरण जी का पुत्र मोहन अमेरिका में पिता की कठोर आज्ञा के कारण वनवास की सजा काट रहा था। एक विदेशी अमेरिकी युवती से विवाह उसके पिता की दृष्टि में उसका अक्षम्य अपराध बन गया था। पिता को अपनी बात समझाने का मोहन का हर प्रयास व्यर्थ रहा। एमएससी फिजिक्स में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान मिलने पर मोहन के सपने आकाश छूने लगे। अमेरिका के विषय में पढ़ते हुए और अपने अमेरिका गए हुए कुछ मित्रों की बातों से मोहन की दृष्टि में अमेरिका लक्ष्य पूरा करने का देश था। अपने पिता के कट्टर धार्मिक विचारों के विपरीत मोहन एक खुले विचारों वाला नवयुवक था। यूनिवर्सिटी तथा कई वैज्ञानिक सेमिनारों में भाग लेने के कारण मोहन की दृष्टि में देशी विदेशी विभिन्न जाति धर्म वालों के लिए समान सम्मान की भावना थी। मोहन के परिणाम के आधार पर उसके विभागाध्यक्ष ने भी मोहन को अमेरिका में शोध कार्य करने जाने की सलाह दी थी। तुम्हारी मेधा और लगन का सुपरिणाम तुम्हें अमेरिका में अवश्य मिल सकेगा। तुम जिस नई खोज का लक्ष्य रखते हो उसके लिए तुम्हें वहां खुला आकाश मिलेगा। मोहन ने जब पिता के समक्ष अमेरिका जाने का प्रस्ताव रखा तो वह चौंक गए। मांसाहारी और ईसा मसीह के पुजारियों वाले देश में उनका बेटा क्या अपने धर्म को भुला ना देगा? 22 वर्षों तक उसे जो दी गई उनकी धार्मिक शिक्षा व्यर्थ ना हो जाएगी? नहीं, वह ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। अपने देश में क्या कुछ नहीं है। मोहन के बार बार विश्वास दिलाने, विनती करने और कुछ लोगों के समझाने पर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटे से वायदा करवाकर उसे अमेरिका जाने की इजाज़त दी थी। काश वह जान पाते
अमेरिका में उनके बेटों को फूलों की सेज नहीं मिली थी। वह नहीं जानते थे पढ़ाई के खर्चे की भारी फीस के साथ अमेरिका में रहने के लिए बिना आर्थिक सहायता के जीवन आसान नहीं होता। अमेरिका पहुंचे मोहन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी में देर से एप्लीकेशन भेजने के कारण मोहन को यूनिवर्सिटी की आर्थिक सहायता तथा हॉस्टल में कमरा नहीं मिल सका, पर उसके रिजल्ट के आधार पर एक सेमेस्टर के बाद आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया था। अमेरिका में अधिक पैसों के साथ बेटा बिगड़ न जाए, इसलिए पंडित रामचरण ने उसे सीमित मात्रा में पैसे देकर उतने पैसों में ही गुजारा करने को कहा। उतने सीमित पैसों में अलग अपार्टमेंट ले पाना कठिन था। सौभाग्यवश लीना नाम की एक अनाथ अमेरिकी शोधार्थी युवती भी आर्थिक समस्याओं से परेशान थी। लीना भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा पर शोध कार्य कर रही थी। लीना के एकमात्र मित्र रॉबिन ने मोहन की समस्या जानकर लीना के साथ अपार्टमेंट शेयर करने की जब सलाह दी तो मोहन बौखला सा गया। क्या एक लड़की के साथ अपार्टमेंट शेयर करना? इसकी तो कल्पना भी असंभव है। तुम हमारी भारतीय संस्कृति के विषय में नहीं जानते। विवाह से पहले लड़की और लड़के का मिलना तो दूर, बात करना भी निषिद्ध होता है। मेरे परिवार वाले कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे पिता बहुत पुराने और कट्टर विचार वाले व्यक्ति हैं। मोहन ने अपनी समस्या बताई थी। अब तुम्हें यह समझना जरूरी है कि तुम भारत के नहीं अमेरिका के हो। यहाँ के लड़के और लड़की का अपार्टमेंट नहीं रूम शेयर करना भी सामान्य बात है। कॉलेजों में तो दोनों के बाथरूम भी कॉमन होते हैं। वैसे दोनों के साथ रहने से तुम्हें जो गलती का भय है, अपार्टमेंट शेयर करने में वैसा होना जरूरी नहीं होता। यह तो तुम दोनों की समझदारी और आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। लीना बहुत ही समझदार और सिंपल लड़की है, उस पर मुझे पूरा विश्वास है, रॉबिन ने समझाया। मोहन को मौन देख रॉबिन ने कहा, मेरे ख्याल से तुम एक बात लीना से मिल लो, उसके बाद फैसला लेना। तुम दोनों की समस्या सुलझ सकती है, वरना तुम्हें अकेले ही अपना इंतजाम कर लेना होगा। बहुत सोचने के बाद मोहन लीना से मिलने को राजी हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में दोनों का मिलना निश्चित हुआ। सादे गुलाबी सलवार सूट में लीना को देख कर उसके भारतीय होने का भ्रम होता। गुलाबी परिधान उसके गुलाबी रंगत से होड़ लेता लग रहा था। आकर्षक लीना के चेहरे पर मासूमियत और उदासी की हल्की सी छाया थी। मोहन को देख जब उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की तो मोहन चौंक गया। प्रत्युत्तर में वह भी कुछ भी नहीं कह सका। रॉबिन ने बताया, आप किसी के साथ अपार्टमेंट शेयर करना चाहते हैं? मुझे भी रहने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता है। देरी से एडमिशन लेने के कारण हॉस्टल में स्थान नहीं मिल सकता। मेरे साथ भी यही समस्या है, पर आप अमेरिकन होते हुए भी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हैं? लीना की साफ हिंदी ने मोहन को विस्मित किया। मेरे पापा अमेरिकन एम्बेसी में काम करते थे। कुछ वर्षों के लिए उनकी पोस्टिंग भारत में हुई थी। 11-12 वर्ष की आयु तक मैं भारत में रही थी। वहाँ के बच्चों के साथ खेलते और बातें करते हुए मैं भी अच्छी हिंदी बोलना सीख गई थी। दुर्भाग्यवश पापा की एक दुर्घटना में इंडिया में मृत्यु हो गई। मेरी माँ पहले ही हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अचानक लीना उदास हो गई, आंखें नम थी। ओह, यह तो दुखद था। फिर क्या आप अमेरिका में किसी रिश्तेदार के साथ रही? मोहन द्रवित था। अमेरिका में मेरे पापा और मेरी माँ चर्च के एक ऑर्फनेज में पले थे। पापा दुनिया से जाने से पहले ही उसी चर्च के फादर मॉरिस को मेरा दायित्व सौंप दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब इस विश्वविद्यालय में हिंदी और भारतीय संस्कृति में शोध कार्य कर रही हूँ। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, अमेरिकी नागरिक होते हुए भी आपने यह विषय क्यों चुना? आप तो अमेरिका से संबंधित कोई उपयुक्त विषय ले सकती थी। भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा तो आपके लिए कठिन विषय होगा। मोहन अपनी उत्सुकता रोक नहीं सका। भारत में रहते हुए मेरे बहुत सुखद अनुभव थे। वहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, पर मोहल्ले पड़ोस में रहने वाली स्त्रियों से मुझे नानी दादी चाची ताई जैसा जो प्यार मिला उसे कभी भूल नहीं सकती। अपने मित्रों के साथ मिलकर वहाँ के त्योहार और जन्मदिन जैसे अवसर मनाती थी। मेरा जन्मदिन भी खुशी के साथ मनाया जाता था। सच तो यह है कि उनके बीच में मैं अपनी माँ की कमी भूल गई थी।
लीना यादों में खो सी गई थी। आप ठीक कहती हैं लीना, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत उदार है। आपने भारत में जो हिंदी सीखी थी, क्या वो हिंदी भाषा आज भी याद है? साधारणतः विदेशियों को हिंदी भाषा कठिन लगती है। यह भ्रामक धारणा है। मेरे विचार से तो हिंदी सरल और प्रेम की भाषा है। जब मैं अमेरिका आ रही थी तब मेरे मित्रों ने मुझे हिंदी कहानियों की कुछ पुस्तकें दी थी। अमेरिका में उन पुस्तकों को पढ़ती और अपने मित्रों को याद करती। मैं हिंदी कभी नहीं भूली। आपको जानकर खुशी होगी, कॉलेज में मैंने हिंदी को मुख्य विषय के रूप में लिया और उसमें सर्वोच्च अंक मिले। लीना के सुंदर मुख पर खुशी थी। आपकी बातें सुनकर प्रसन्नता है, पर आपको बताना चाहूँगा, मेरा शाकाहारी परिवार सनातन धर्म में विश्वास रखता है। हमारे यहाँ हिंदू देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। आपका धर्म और आचार विचार अलग होंगे। मेरे लिए मांस मदिरा जैसे वस्तुएं सर्वथा निषिद्ध है। यदि हमारा एक ही किचन होगा तो शायद मुझे कुछ कठिनाई हो सकती है। मोहन ने सच्चाई से अपनी समस्या बताई थी। जी हाँ, इंडिया में मेरे कई मित्रों के परिवार आपके परिवार जैसे ही थे। मुझे उनके साथ भी कभी कोई समस्या नहीं आई। अब आपको सच बताऊं, अपने घर की अपेक्षा मुझे सुरमा नानी का शाकाहारी भोजन और उनकी पूजा का प्रसाद अच्छा लगता था। कभी कभी उनके साथ मंदिर भी जाती थी। यहाँ आकर शाकाहारी भोजन ही लेती हूँ। उसकी कुकिंग भी आसान है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। विश्वास है मेरी कुकिंग से आपको समस्या नहीं होगी। लीना के चेहरे पर मुस्कान थी। आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप एक सुलझी और समझदार लड़की हैं। मुझे विश्वास है हम दोनों एक अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आपकी स्पष्टवादिता ने मुझे भी प्रभावित किया है। आशा है हम दोनों अच्छे मित्र सिद्ध होंगे। अपार्टमेंट की समस्या का हल हो जाने से मोहन के मन का भार उतर गया। पर क्या उसके पिता इस समझौते को स्वीकार कर सकेंगे? हिंदू धर्म के प्रकांड पंडित, धार्मिक विधि विधानों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करने वाले, क्या उसकी समस्या समझ सकेंगे? सबसे पहले एक अविवाहित युवती के साथ एक ही घर में रहना, उस पर अलग जाति और धर्म वाली विधर्मी के साथ एक ही रसोई में भोजन पकाना, उनकी दृष्टि में तो बेटा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसी सोच विचार में मोहन पूरी रात सो नहीं सका। उसे लीना में किसी आपत्तिजनक बात का अनुभव नहीं हुआ था। फैशनेबल मेकअप पोते तितली जैसी लड़कियों से बिल्कुल अलग वह अभावों में पली बड़ी सीधी सादी लड़की है। अपनी समस्या रॉबिन को बताने पर रॉबिन ने उसे सलाह दी, अभी जल्दी ही तो तुम्हारे पिता अमेरिका नहीं आने वाले हैं। उम्मीद है अगले सेशन में तुम्हें आर्थिक सहायता मिल जाएगी, तब तुम अपना अलग अलग रहने का इंतजाम कर लेना। अभी इस विषय में उन्हें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मोहन जानता था उसके पिता अभी क्या अमेरिका कभी पैर नहीं रखेंगे। उनकी दृष्टि में तो वह अपवित्र देश है। अंततः उसने लीना के साथ रहने का निर्णय ले लिया। रॉबिन ठीक कहता है, उसे अपने पर पूरा विश्वास है। किसी तरह की भूल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिता से सच छिपाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति से समझौता करने में ही समझदारी थी। निश्चित दिन दोनों अपने सामान के साथ अपार्टमेंट में रहने आ गए। लीना के साथ एक सूटकेस और स्लीपिंग बैग था। मोहन के पास 2 भारी सूटकेसों में भारत से आने वाले मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों की तरह कपड़ों के अलावा खाने पीने का कुछ सामान और ओढ़ने बिछाने की चादरें आदि थी। अपने अभ्यस्त हाथों से लीना ने शीघ्र ही अपने कपड़े अलमारी में रख लिए, पर मोहन अपने सूटकेस खोलकर परेशान था। मुश्किल से एक मोटी दरी जैसा बिछोना और राजस्थानी रजाई निकाल सका। कपड़े निकालने के क्रम में सब उलट पुलट हो गया। माँ के लाडले बेटे ने ये सब काम किए ही कब थे। डिनर का समय हो जाने के कारण भूख भी जोरों से लग रही थी। अचानक याद आया, माँ ने आते समय मठरी लड्डू जैसे उसकी पसंद के व्यंजन और थोड़ा आटा दाल चावल तक सूटकेस में रख दिया था। सौभाग्यवश उसे कस्टम में पकड़ा नहीं जा सका था। अपना काम समाप्त कर लीना एक पुस्तक पढ़ रही थी। आपका डिनर हो गया? मोहन ने अपने जन्मजात भारतीय संस्कृति के नाते पूछा। जी, मेरे पास कुछ कुकीज और ब्रेड हैं, इस समय इसी से काम चला जाएगा, शांति से लीना ने कहा।
अगर आपको आपत्ति ना हो तो मेरे साथ माँ ने अपने हाथों से कुछ मिठाई आदि बनाकर भेजी है, हम शेयर कर सकते हैं। कुछ संकोच से मोहन ने कहा, क्या पता यह लड़की वो चीजें खा भी सकेगी। माँ के हाथ की बनी मिठाई तो सौभाग्य से मिलती है। लीना के चेहरे पर खुशी थी। अगर ऐसा है तो आइए। मोहन ने पेपर प्लेट में साथ लाई मिठाई नमकीन सामने रख दी। निसंकोच लीना भी अपनी कुकीज का पैकेट ले आई। आप बहुत लकी हैं, आपकी माँ आपको इतना प्यार करती है। उनकी बनाई मिठाई में उनका प्यार है, इसलिए इतनी टेस्टी है। लीना की आवाज़ में सच्चाई थी। किसी तरह से मोहन ने अपने सोने के लिए साथ लाया बिस्तर किचन के सामने वाली खाली जगह में बिछा लिया। अपार्टमेंट में एक बेडरूम था। मोहन ने सोचा लीना एक लड़की है, उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं। इस कारण मोहन ने अपने सोने के लिए वह जगह चुनकर बेडरूम लीना को दे दिया था। उसकी इस उदारता के लिए लीना बहुत आभारी थी। आपकी यह उदारता भारतीय संस्कृति की परिचायक है। अमेरिका में लड़के और लड़की में बराबरी का संबंध होता है। कोई किसी के लिए ना ऐसा त्याग करेगा, ना दूसरा इसकी उम्मीद करेगा। सवेरे लीना की आवाज़ से मोहन की नींद खुली थी। अगर आपको मेरे हाथ की बनी चाय पीने में ऐतराज़ ना हो तो चाय हाजिर है। हाथ में गर्म चाय के कप के साथ लीना खड़ी थी। ओह थैंक्स, ये सच है या सपना? इसकी सख्त ज़रूरत थी। अपने साथ चाय के पैकेट तो लाया हूँ, पर सच्चाई यह है कि मुझे चाय बनानी भी नहीं आती। लीना के हाथ से कप लेता मोहन उठकर बैठ गया। कोई बात नहीं, जल्दी ही एडजस्ट कर लेंगे। भारत से आने पर शुरू में सबको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना देर हो जाएगी। जल्द ही दोनों अपने अपने विभाग की ओर चल दिए। रॉबिन ने ठीक ही कहा था। अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के पास होने के कारण बस से आने जाने के पैसे बचेंगे। शाम को मोहन के वापस पहुंचने से पहले लीना पहुंच गई थी। चाय के साथ सैंडविच देखकर मोहन खुश हो गया। थैंक्स लीना, पर आप मेरे लिए कष्ट नहीं कीजिए। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही काम सीख जाऊं। माँ ने साथ में कुछ ग्रोसरी, दाल चावल भी भेजा है। अगर आप मदद कर सकें तो कुछ बनाना शुरू करूंगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर क्या आप मेरे हाथ का बना खाना खा सकेंगे? इंडिया में रहते हुए कुछ कुकिंग भी सीख ली थी मैंने। अब तो खाने लायक खिचड़ी, दाल चावल और सब्जी बना लेती हूँ। हाँ, आपकी माँ जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती। अक्सर जल्दी में ब्रेड से ही काम चला लेती हूँ। आप ऐसे क्यों सोचती हैं कि मुझे आपके हाथ का बना खाना खाने से कोई ऐतराज़ होगा? आपके हाथ का बना खाना तो मेरी किस्मत खोल देगा। इस अनजान देश में घर का बना भोजन मिल पाना तो सौभाग्य होगा। मोहन का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो चलिए आज इसे शुरू करते हैं। आप सामान निकालिए, मैं बर्तन निकालती हूँ। मोहन ने उत्साह से माँ द्वारा पोटलियों में बांधा गया सामान निकालना शुरू कर दिया। एक स्टील के बर्तन में माँ घी रखना भी नहीं भूली थी। माँ की याद ने मोहन की आंखों में आंसू ला दिए। लीना के आते ही आंखें पोंछ डाली। काश माँ को बता पाता, अमेरिका के छोटे से घरों में भी सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अचानक मोहन की दृष्टि घड़ी पर पड़ी। अभी खाना बनाने में काफ़ी देर हो जाएगी। रुकिए लीना, हम कल से खाना पकाना शुरू कर सकते हैं। आज बहुत देर हो चुकी है। आज आते समय मैं ब्रेड ले आया हूँ। आपके पास शायद जैम या टोमेटो सॉस होगा। आपसे क्या ये चीज़ें उधार ले सकता हूँ? अमेरिका में कुछ दिन रहने के बाद आप जान जाएंगे, यहाँ के लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। दो लोगों के बीच जो भी खर्च होता है बराबर बराबर बांट लिया जाता है। तकल्लुफ़ नहीं होता। आज आपकी ब्रेड और मेरा जैम, हिसाब बराबर। चाय मैं बनाती हूँ। ठीक है, इंडिया के चाय के पैकेट देता हूँ। दूध और चीनी आपकी, हिसाब बराबर। वाह, तुम तो यहाँ का गणित बहुत ही जल्दी सीख गए। दोनों हंस पड़े। मोहन का मन हंसी से हल्का हो गया। लीना के साथ के कारण पिछले 7 दिनों का अवसाद जैसे कम हो गया। मजबूरी में शुरू के 7 दिन एक सस्ती जगह में अजीब से लोगों के बीच रहते हुए उसे लगा था वह वापस भारत लौट जाए। 1-2 दिनों में ही लीना जैसे अजनबी नहीं लग रही थी। शायद इसका कारण उसके साथ हिंदी में अपने भारत के बारे में की गई बातें थी।
ठंडे मौसम में गर्म चाय के साथ जैम लगी ब्रेड भी अच्छी लग रही थी। मोहन आज का दिन कैसे बीता? मैं जानती हूँ, शुरू में घर से इतनी दूर अनजान देश में अपने देश परिवार की याद बहुत सताती है, पर कुछ दिनों बाद यहाँ का जीवन रास आने लगता है। पता नहीं, पर आज भी अपने घर परिवार की बहुत याद आ रही है। मोहन ने सच्चाई से कहा। अपने गाइड से मिलकर कैसा अनुभव रहा? प्रोफेसर जेम्स से मिलकर बहुत खुशी हुई। वह अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। मेरे शोध का विषय उन्हें बहुत पसंद आया है। उनके विचार में इस भाषा में, इस विषय में बहुत संभावनाएं हैं। मुझे प्रतीक्षा करने को कहा है। वह मेरे लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके गाइड क्या भारतीय हैं? मोहन ने पूछा। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मेरी शुभकामनाएं। मेरे गाइड एक अमेरिकन है। वह भाषा विज्ञान और साहित्य के विशेषज्ञ हैं। मेरा तो अनुभव है, उन्हें हिंदी अनुरागी कहना ही उनकी असली परिचय होगा। लीना के मुख पर खुशी थी। अगले दिन लीना आलू टमाटर वेजिटेबल ऑयल और कुछ सब्जी ले आई थी। लीना, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं ले आता। मोहन संकुचित था। अभी आपको यहाँ की जानकारी लेनी है। अमेरिका में लिंग भेद नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दोनों में भेद करे। वैसे एक दिन इंडियन स्टोर चलेंगे। आप अपनी पसंद और ज़रूरत का सामान ले सकेंगे। वहाँ भारत से डिब्बों में बंद रेडीमेड यानी बना हुआ खाना भी मिलता है। वाह, यह तो मुझ जैसे अनाड़ी के लिए अच्छी खबर है। क्या आज हम कुछ कुकिंग कर सकते हैं? आज खिचड़ी के साथ आलू टमाटर की सब्जी चलेगी। रोटी बनाने के लिए रोलर लाना होगा। वैसे काम लायक बर्तन मेरे पास हैं। मोहन, आलू तो छील लोगे ना? ज़रूर, कोशिश करूँगा, पर गलती हो सकती है। जानती हूँ, हिंदुस्तान के अधिकांश परिवारों में लड़के घरेलू काम नहीं करते, पर यहाँ आकर सबको काम सीखना ही पड़ता है। अनाड़ीपन से आलू छीलते मोहन को देखती लीना हंसकर बोली। इसका मतलब जब यहाँ से वापस जाऊँगा, मेरा कायाकल्प देखकर माँ मुझे पहचान नहीं पाएगी। आलू छीलते मोहन ने कहा। दिन बीतने लगे। दोनों अपने अपने शोध कार्य में व्यस्त थे। शाम को दोनों साथ चाय पीते, दिन भर की बातें करते। रात में मिलकर डिनर के लिए कुछ बना लेते। अब दोनों आपस में काफी सहज हो चले थे। औपचारिकता के स्थान पर मित्र बन गए थे। काम की व्यस्तता में भी मोहन को अपने माता पिता की बहुत याद आती। फोन से बातें करने से मन नहीं भरता। जिस दिन मोहन को टीचिंग असिस्टेंटशिप मिली, मोहन लीना को बाहर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले गया। लीना ने बधाई देते हुए कहा, अब तो तुम अलग डिपार्टमेंट ले सकोगे। मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। क्यों? क्या मेरे साथ रहने में तुम्हें कोई असुविधा है? मोहन ने जानना चाहा। नहीं, यह क्या कह रहे हैं? पर तुम क्यों मेरे साथ असुविधा में रहना चाहोगे? अभी तो मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी थी। शायद लीना की आवाज़ में उदासी थी। तुम्हें मेरे किस व्यवहार से लगा कि तुम्हारे साथ मैं असुविधा में रह रहा हूँ? अगर तुम ना होती तो ब्रेड और सैंडविच खाकर शायद अब तक इंडिया वापस जाने की बात सोच रहा होता। तुमने देख लिया, लाख कोशिशों के बावजूद मैं खाना पकाने में की ABCD भी नहीं सीख सका हूँ। अब नए अपार्टमेंट में हम दोनों जल्दी ही शिफ्ट कर लेंगे। मोहन ने खुशी और विश्वास से कहा। धन्यवाद, पर जब तक मुझे आर्थिक सहायता नहीं मिलती, मैं 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट का आधा किराया कैसे शेयर कर सकूंगी? लीना ने चिंता जताई। यह तो तय है, तुम्हारी कुकिंग में मैं अधिक मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कुकिंग की वजह से मुझे रोज़ होटल में खाने का बिल ना चुकाना पड़े, तो तुम्हारा आधा हिस्से का किराया तो अपने आप ही वसूल हो जाएगा। मोहन ने परिहास किया। वैसे मुझे भी विश्वास है, जल्द ही मुझे भी फाइनेंशियल एड मिलने वाली है। तब अपने हिस्से का किराया शेयर कर लूँगी, आत्मविश्वास से लीना ने कहा। इतनी दिनों से हम साथ रह रहे हैं, पर बराबरी की हिस्सेदारी तुम नहीं भूली हो। मैं भारतीय हूँ, किसी के साथ स्नेह हो तो उसमें हिस्सेदारी का स्थान नहीं होता। मित्रता के समक्ष पैसों का कोई मोल नहीं होता। अचानक अनहोनी हो गई। भारत से अमेरिका में पढ़ने आए उसके पिता के मित्र के बेटे
राकेश ने मोहन और लीना को साथ रहते देखा। जो अनुमान लगाया वो नमक मिर्च लगाकर रामशरण जी को लिख भेजा। मोहन के घर में तूफान आ गया। पंडित रामशरण पर वज्रपात हो गया। सिर धुनते उस दिन को कोस रहे थे जब बेटे की बात मान उसे 7 समंदर पार भेजा था। उनके तो जीवन भर का पुण्य कुल कलंकी बेटे ने मिट्टी में मिला दिया था। अब मोहन उनका बेटा नहीं रहा, बल्कि उस अपवित्र और पापी से उनका कोई संबंध नहीं रह सकता। फोन उठाकर मोहन को जी भरकर कोसा था, साथ ही चेतावनी दी थी, आज से तू हमारे लिए मर गया। मेरी वर्षों की साधना तपस्या भंग कर दी। खबरदार जो कभी भूल कर इस घर में कदम रखा, तुझ जैसे बेटे से निपुता रह जाना भला है। मेरी कसम है, जो कभी स्वयं या उस कुलक्षणी के साथ यहाँ आने की कोशिश भी की तो समझ ले फांसी लगाकर जान दे दूंगा। पिता के विष भरे कुवचन सुन मोहन स्तब्ध रह गया। कुछ समझाने का हर प्रयास व्यर्थ गया। पिता के शब्दों की सच्चाई से वह परिचित था। अगर वह जबरन गया तो वह अपनी जबान के अनुसार जान दे देंगे। उसके पिता उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मोहन का दुख उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। अब मोहन के पास घर में फ़ोन करने का भी साधन नहीं रह गया था। फ़ोन करने पर उसका फ़ोन काट दिया जाता। अब केवल कुछ एक मित्रों और संबंधियों के साथ ही माता पिता की कुशलता जान पाता। सब जानकर लीना अपने को अपराधी मान रही थी। उसके अपार्टमेंट छोड़कर जाने की बात ने मोहन को चैतन्य किया था। नहीं, इसमें लीना की कोई गलती नहीं थी। यह तो उस समय दोनों की विवशता थी। नहीं, तुम्हें अपने को अपराधी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरा निर्णय था। हमने कोई पाप नहीं किया है। हम जल्दी ही नए अपार्टमेंट में जा रहे हैं। अंतिम प्रयास के रूप में मोहन ने पिता के नाम अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्षमा मांगी थी। पिता को विश्वास दिलाया था उसने कोई पाप नहीं किया है, वह उसकी विवशता थी। लीना एक अच्छी और भारतीय संस्कृति तथा हिंदी भाषा की शोधार्थी है। क्षमा मांगते हुए उसने पिता से घर वापसी की प्रार्थना की थी। उत्तर में उसके पत्र की फटी हुई चिंदियां मिली थी। उसके बाद भी मोहन की क्षमा की विनती पर रामशरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माँ से बात करने का प्रयास भी सफल नहीं हो सका। अंततः मोहन ने अपना शोध कार्य पूरा करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय में लीना ने उसे साहस देकर सहायता की थी। समय बीतने लगा। अचानक एक दिन लीना सीढ़ियों से गिर गई। उसके माथे से रक्त की धार बह निकली। मोहन घबरा गया। अगर लीना को कुछ हो गया तो वह अकेला कैसे रह सकेगा। उस दिन पहली बार मोहन समझ सका लीना अब उसकी मित्र से कुछ और अधिक अपनी हो गई थी। क्या लीना के मन में भी उसके लिए ऐसी ही भावनाएं हैं? यह जानना आवश्यक था। उस पर वह किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा। पर मोहन अपने मन का सत्य पहचान चुका था। उसे लीना से प्यार हो गया था। हॉस्पिटल से घर वापस आई लीना और अपने विषय में मोहन निर्णय ले चुका था। लीना से स्पष्ट शब्दों में कहा था, लीना, तुम मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हो। यदि तुम मुझे स्वीकार करने योग्य समझो तो मैं तुम्हें अपने जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, पर यह केवल तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर है। तुम्हारी अस्वीकृति से हमारे संबंधों में कोई अंतर नहीं आएगा। हम पूर्ववत मित्र ही रहेंगे। तुम किसी भी लड़की का स्वप्न पुरुष हो सकते हो मोहन। तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य होगा। मेरा स्वप्न सत्य हो गया। कुछ देर मौन के बाद लीना ने उत्तर दिया था। मुख पर लाज की लालिमा थी। मोहन ने झुककर लीना के माथे पर चुंबन अंकित कर अपने प्यार की मोहर लगा दी। 1 सप्ताह बाद मंदिर में कुछ साथियों की उपस्थिति में मोहन और लीना विवाह संबंध में बंध गए। मोहन ने फिर कोशिश की थी। लीना के साथ अपने विवाह की फोटो अपने माता पिता को भेजकर लिखा था, उन्होंने मंदिर में पूर्ण भारतीय वैदिक विधि से विवाह किया है। अब भावी जीवन के लिए माता पिता के आशीर्वाद की प्रार्थना है। क्या वे उनका आशीर्वाद लेने भारत के अपने घर आ सकते हैं? नवविवाहित दंपत्ति के चेहरे पर कालिख लगी फोटो के साथ उनका जो उत्तर आया था, समझने को कुछ शेष नहीं था। उनसे क्षमा की प्रार्थना व्यर्थ कल्पना थी।
अब उस प्रसंग को भुलाना ही था। नए जीवन में खुशियों के फूल खिल गए थे। दोनों ने एक साथ शोधोपाधि अर्थात पीएचडी प्राप्त की थी। उनके शोध कार्यों को बहुत प्रशंसा मिली। कुछ ही दिनों में दोनों को अपने अपने विभाग में नियुक्ति की सूचना ने उनकी खुशियां दुगनी कर दी। अब उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था। 2 कारें, टीवी ही नहीं, हर संभावित सुख के साधन उपलब्ध थे। मोहन कभी कभी यह सोचकर उदास हो जाता, काश उसके माता पिता उसके साथ इस सुख का उपभोग कर पाते। लीना मोहन की मन स्थिति समझती थी। उसके अभिभावक नहीं थे। काश उसे मोहन के माता पिता का स्नेह मिल पाता। अक्सर दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते। उन्होंने ये कब सोचा था कि अपार्टमेंट शेयर करने से उनको जीवन भर का साथ मिलेगा। जिस दिन नन्हे राहुल का उनके जीवन में आगमन हुआ, उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए। दोनों उसके प्यार में दीवाने थे। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। मोहन के मन में एक कसक थी, काश उसके माता पिता अपने प्यारे पोते को गोद में खिला पाते। लीना मोहन के मन को समझती थी। मोहन, हम राहुल की फोटो माँ पिताजी को क्यों ना भेज दें? कहते हैं मूल से सूद अधिक प्यारा होता है। शायद राहुल की फोटो देखकर हमें उनकी क्षमा मिल जाए। मोहन को लीना की बात से आशा बंधी थी। बड़े उत्साह से राहुल की एक प्यारी सी तस्वीर के साथ बाबा दादी को राहुल का प्रणाम लिखकर पत्र भेजा था। अब उत्तर की प्रतीक्षा थी। शायद उनकी आशा सत्य हो जाए, पोते का प्यार उन्हें क्षमादान दिला दे। उनकी आशा निष्फल रही थी। दिन, महीने और वर्ष बीत रहे थे। अब राहुल 6 वर्ष का समझदार और मेधावी बालक बन चुका था। लीना और मोहन ने निर्णय लिया था कि वे उसे भारतीय संस्कृति और भाषा से पूर्णतः परिचित कराएंगे। शायद इसी तरह से मोहन अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता था। नन्हा राहुल जब अपनी मीठी बोली में गायत्री मंत्र का पाठ करता तो लोग मुग्ध रह जाते। घर में वे राहुल के साथ हिंदी में ही बात करते। अपने स्कूल और बाहर राहुल अंग्रेजी में बात करता। मोहन राहुल को उसके बाबा दादी के विषय में बताता। वह राहुल के साथ पूजा करता। लीना भी उनका साथ देती। पिछले कुछ दिनों से मोहन कुछ उदास और गंभीर रहने लगा था। कभी कभी उसे देर रात तक कुछ लिखते देख लीना के पूछने पर वह कहता कि वह एक पेपर तैयार कर रहा है। अचानक एक रात सीने में भयंकर दर्द के साथ मोहन को अस्पताल ले जाया गया। मोहन को गंभीर हार्ट अटैक पड़ा था। अंततः उसका दिल और नहीं झेल सका। अस्पताल जाने से पहले मोहन ने अपने पिता के नाम एक बंद लिफाफा लीना को देकर कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस पत्र और राहुल के साथ मेरे पिताजी के पास जाना। मैं जानता हूँ तुम मेरी खुशी के लिए कोई भी त्याग कर सकती हो। अगर मेरे माता पिता राहुल को अपने पास रखना चाहें तो मेरी खुशी के लिए राहुल को उनके पास छोड़ देना। मेरे कारण उन्होंने जीवन में अकेलेपन का जो अभाव झेला है, राहुल उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। बोलो, ऐसा करोगी? कर सकोगी तुम? तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी, पर ऐसा क्यों कह रहे हो तुम ठीक हो जाओगे। लीना की आवाज भीग गई। आंखों से अश्रुकण झलक आए थे। एक बात और, अगर पिताजी मेरे अंतिम अवशेषों का स्पर्श ना करें तो तुम मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर देना। वादा करो, तुम ऐसा करोगी? अभी तुम आराम करो, ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? लीना ने साहस से कहा। यह लिफाफा पिताजी को दे देना। कठिनाई से अपनी बात कहते मोहन ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मोहन के हाथ से बंद लिफाफा लेती लीना समझ गई, मोहन किसी पेपर की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि यह पत्र लिख रहा था। ऐसा क्या था कि मोहन को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था, पर उसने लीना पर कभी कुछ प्रकट नहीं किया। रामशरण जी को मोहन की मृत्यु की सूचना मोहन के मित्रों द्वारा फोन पर दे दी गई थी। रामशरण जी के एक मित्र को मोहन का लिखा पत्र भी फैक्स करा दिया गया था। इस संसार से जाने से पहले मोहन वो सारी व्यवस्था कर गया था।
जिससे लीना को कोई असुविधा ना हो। अपने पत्र में मोहन ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। पिछले 8 वर्षों का माता पिता से अलगाव की पीड़ा, अपना कर्तव्य पालन ना कर पाने का असहनीय दुख, बचपन की मीठी यादें और माता पिता का अतुलनीय प्यार सब शब्दों में साकार कर दिया था। क्षमा मांगते हुए राहुल को अपनाने की विनती की थी। उसे यह विश्वास नहीं था कि वे लीना को अपनाएंगे, पर लीना उसकी पत्नी है। यदि उसे एक बार अपनी पुत्र वधू पुकार सके तो उसे प्रसन्नता होगी। लीना उसकी सच्चे अर्थों में सहधर्मिणी है। उसे विश्वास है अपने दिवंगत पुत्र की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। 2 सप्ताह बाद राहुल का हाथ पकड़े लीना मोहन के घर के द्वार पर खड़ी थी। राहुल कौतुक से चारों तरफ देख रहा था। दरवाजा खोलते रामशरण को देख लीना ने राहुल से कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं राहुल, और उनके पीछे दादी है। माँ की बात सुनते ही राहुल ने झुककर रामशरण जी और सावित्री जी के पांव छू लिए। बाबा और दादी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। रामशरण ने पोते को गोद में उठा, सीने से चिपका लिया। सावित्री प्यार से उसके बाल सहला रही थी। देखो सावित्री, आज यह नन्हा सा राहुल हमारे मोहन के रूप में वापस आ गया। लीना बहू, चलो घर के अंदर आओ। लीना को बाहर खड़ी देख रामशरण जी ने कहा, क्षमा कीजिए पिताजी, इस घर में प्रवेश के लिए मेरे पति जीवन भर तड़पते रहे, पर उन्हें क्षमा नहीं मिल सकी। जिस घर में मेरे पति का आना निषिद्ध था, उस घर में मैं प्रवेश के लिए मेरे कदम नहीं बढ़ सकते। दृढ़ता से अपनी बात कहती लीना की आंखें भर आई। जो बीत गई उसे भुला देने में ही समझदारी है। मोहन बेटे ने पूरी सच्चाई पत्र में लिखकर भेजी है। हमें बहुत दुख है, हमसे भारी भूल हो गई। अब पंडित जी को बुलाकर हम सबको मिलकर मोहन की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी है। रामशरण जी ने अश्रुपूर्ण आंखों के साथ दुखी स्वर में कहा, अभी मुझे मोहन की इच्छा के अनुसार उनके अवशेष संगम में विसर्जित करने जाना है। यदि अवशेष विसर्जित करने में आपके वरद हस्त का स्पर्श रहेगा तो मोहन की आत्मा को शांति मिलेगी। यदि आप और माँ जी साथ चलेंगे तो हम वही पूजा भी संपन्न कर लेंगे। शांति से लीना ने कहा। मोहन की अस्थियां संगम में विसर्जित करते हुए मोहन और सावित्री रो पड़े। रामशरण जी की गोद में बैठा राहुल उन्हें विस्मयता से देख रहा था। पंडित जी के मंत्रों के साथ लीना को भी मंत्र बोलते देख मोहन के माता पिता विस्मित थे। मोहन सत्य कहता था, लीना तो सच में भारतीय संस्कृति की पोशिका है। काश यह सत्य वे पहले ही मान लेते। पूजा समाप्त होने के बाद लीना संगम के पानी में उतरकर स्नान करके भीगे वस्त्रों में ही नाव में आ गई। वह जानती थी उस अंतिम कार्य के बाद शुद्धता के लिए गंगा जल में स्नान करना आवश्यक था। भीगे वस्त्रों में तुम अस्वस्थ हो जाओगी बहू, घर चलकर स्नान कर लेती, सावित्री ने स्नेह से कहा। संध्या 4 बजे मेरी अमेरिका की फ्लाइट है, मुझे एयरपोर्ट जाना है। यह क्या कह रही हो? क्या तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रहोगी? सावित्री चौंक गई। क्या तुम राहुल को भी ले जाओगी? हमें इतना कठोर दंड मत दो बहू। रामचरण जी ने राहुल को अपने से चिपटाकर अश्रु विगलित स्वर में कहा, राहुल आपकी अमानत है। मोहन की अंतिम इच्छा थी कि राहुल आप दोनों के संरक्षण में बड़ा हो, उसके पिताजी उसे अपने संस्कार दें। हम दोनों ने यह प्रयास किया था, पर अब राहुल आपका दायित्व है। शायद मैं अकेले राहुल को आपकी तरह से संस्कारित ना कर सकूं। स्वर में कुछ उदासी झलक आई थी। राहुल के बिना तुम अकेली कैसे रह सकोगी बहू? तुम नहीं जानती, अपने बेटे के बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर होता है। हमें माफ कर दो और यहीं हमारे साथ रहो। सावित्री ने रुंधे गले से कहा, वैसे ही रहूंगी जैसे गत 8 वर्षों से मोहन के बिना आप दोनों ने समय बिताया है। वैसे भी मैं अकेली क्यों रहूंगी? मोहन तो सदैव मेरे साथ रहेंगे। आप तो ज्ञानी हैं पिताजी, आत्मा तो अमर है। मोहन कहीं नहीं गए। मुझे विश्वास है मोहन मेरे इस निर्णय से प्रसन्न होंगे।
नैनम छिदन्ती शास्त्राणी नैदम दहती पावक न चैनम क्लेदयम तापो नैनम शोष्याति। एयरपोर्ट के लिए घर के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठने से पहले राहुल को प्यार से चूम लीना ने कहा था, तुम्हारे पापा चाहते थे तुम अपने बाबा की तरह ही ज्ञानी बनो, बाबा दादी की बात मानना। राहुल को विस्मित छोड़कर रामशरण जी से विनीत स्वर में कहा, पिताजी आपसे एक विनती है, राहुल को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से दूर रखिएगा। भारतीय संस्कृति सभी जाति और धर्मों को समान सम्मान देने को कहती है। मनुष्य के बीच इस आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं होता। राहुल को एक अच्छा और सर्वधर्मों का सम्मान करने वाला इंसान बनाइएगा, यही मेरी विनती है। लीना का कंठ भर आया था। तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम जैसी पुत्र वधू की अवज्ञा मेरा अक्षम्य अपराध था। काश मोहन की बातें मान लेता। मैं तुम्हारा और मोहन का अपराधी हूँ। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि तुम हमें क्षमा कर दो और हम साथ रह सकें। रामशरण की आंखें अश्रुपूर्ण थी। बड़े लोग क्षमा नहीं मांगते बल्कि अपना आशीर्वाद देते हैं। झुककर रामशरण जी और सावित्री जी के चरण स्पर्श कर राहुल की पुकार को अनसुना कर लीना तेज कदमों से जाकर टैक्सी में बैठ गई। राहुल के साथ अपने बाबा दादी दूर जाती टैक्सी को स्तब्ध देखते रह गए। तो दोस्तों, यह थी पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी गई कहानी अटूट रिश्ता, जो कि वाकई दिल छू लेने वाली कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आपसे विनती है कि यह ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा की गई प्रस्तुति आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।